हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम इसके फॉर्मूलाज देख लेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको सब पता ही होगा रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हेन एन इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है। और यहाँ पे आप कुछ नोटेशंस देख सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल है बीच में, and the angle which the incident light makes with the normal is called incident angle. The reflected ray and normal के बीच के एंगल को हम reflected angle कहते हैं। इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को हम ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच के एंगल को हम ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। पहला आपको ऑलरेडी पता होगा, जो मेन फॉर्मूला वाला है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी पॉइंट से आप ये भी बोल सकते हो कि ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज द मिरर्स फॉर्मूला। द मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f में f क्या है? दैट इज़ द फोकल लेंथ। v क्या है? दैट इज़ द इमेज डिस्टेंस, एंड u क्या है? दैट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब ये कैसे, क्या है, क्यों है, ये सब हम समझते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ बीच में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, कनकेव मिरर में। तो ये पोल आपको दिख रहा है मिरर में। तो पोल से ही, पोल को आप समझो कि जिस तरह एक नंबर लाइन में बीच में ओरिजिन होता है दैट इज़ 0, उसी तरह पोल इज़ द ओरिजिन ऑफ द होल स्कीम ऑफ डायग्राम। तो जो भी डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम पोल से करेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड यू। क्या होती है वो? दिस इज कॉल्ड यू। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड वी, इज कॉल्ड वी। एंड फोकल लेंथ एफ आप जानते ही ऑलरेडी, दैट इज r/2। ये हो गया एफ, ठीक है। सिमिलरली इस पोल कन्वेक्स मिरर में पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी? यू। इस पोल से इमेज की दूरी क्या हो जाएगी? वी। और फोकल लेंथ आपको f पता ही है, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, या फिर फोकल लेंथ हो। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डायरेक्शन, जो साइन कन्वेंशन होगा इस पूरे क्वेश्चन में मिरर फॉर्मूला के, वो भी हम पोल के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, ठीक है। सिंपल रूल होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे देखो क्या लिखा है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात हो रही है, तो आप एक बात हमेशा, सिंपल रूल होगा और कोई रूल नहीं होगा, एक रूल होगा जिससे आप सारे सवाल कर लोगे। वो रूल क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उस पूरे डायरेक्शन को आप क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। जैसे रे ऑफ लाइट इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन को क्या पूरा मान लो? पॉजिटिव मान लो। तो अब इसके अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप समझो, आप इमेजिन करो कि ये वाला इमेज है, ठीक है, कनकेव मिरर वाला। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है वो इधर पॉजिटिव जा रही है। तो अगर मैं पूछूं कि आप इस डायग्राम में बताओ यू का यूनिट क्या, यू का साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो ये पोल हो गया। इस पोल से यू अगर मुझे मेजर करना है ऑब्जेक्ट के लिए तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैं पोल से, इस पॉइंट से इसको मेजर कर रहा हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इमेज जो बन रही है वो भी इसी साइड बन रही है, दिख रहा है आपको? इमेज भी किधर बन रही है? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रही है। तो इसका डिस्टेंस मेजर करना है तब भी इधर ही हमें जाना पड़ेगा। तो v भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और f
एफ भी किधर है, LHS में ही है, तो पोल से हमें इस बार भी किधर जाना पड़ेगा, इधर ही जाना पड़ेगा, तो एफ भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कैसे यूनिट कन्वेंशन को देखना है ये आपने शायद समझ लिया होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए आप देखो कन्वेक्स मिरर में अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ऑफ रे इधर है तो इस साइड को पूरा पॉजिटिव मान लिया, तो अगर मुझे यू मेजर करना है तो मुझे पोल से इधर आना पड़ेगा यू मेजर करने के लिए, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इमेज किधर बन रही है, RHS में बन रही है, राइट हैंड साइड ऑफ मिरर में बन रही है, तो वो पोल से किस साइड में बन रही है, राइट हैंड साइड में बन रही है। राइट हैंड साइड मुझे जाने के लिए रे के साइड जाना पड़ेगा, रे के साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे साइन कन्वेंशन को देखना है। मिरर फॉर्मूला लगाना आसान है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ही लोगों का नंबर कट जाता है, इसीलिए बोर्ड्स में ये वाले सवाल लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो गई, अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस किया, द पॉइंट विच यू हैव नोटिस्ड हियर इज कि यू दोनों ही केस में नेगेटिव आ रहा है। देखो यू इन केस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, समझ में है, मिरर के हमेशा सामने रखते हैं, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ इन कनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इन कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, और बाकी मैं तो कहता हूँ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप साइन कन्वेंशन को याद रखना कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। ठीक है, बस सिंपल रूल, इससे पूरा साइन कन्वेंशन आपका तैयार हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम M से दिखाते हैं। द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के लिए, किसके लिए ये है, मिरर के लिए। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस V अपॉन यू, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद से मैग्निफिकेशन में दो पॉइंट्स आते हैं कि पहले, सबसे पहले मैग्निफिकेशन से हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन मान लो मैग्निफिकेशन अगर कोई नंबर है तो उसका सबसे पहले एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसके आगे साइन होगा, ये प्लस माइनस होगा, एंड यहाँ पर एक x आएगी वैल्यू। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि ये एक वर्चुअल इमेज है। क्या है ये, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगी, दैट इज़ द रियल इमेज। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रियल इमेज ऑन द सेम साइड एंड अपोजिट साइड। मे बी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि m पॉजिटिव और m नेगेटिव से आपको क्या समझना है। ठीक है, और यहाँ पर m की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं कह दूं कि m की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से 5 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अगर मैं कहूं कि m की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से 10 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। तो m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं कि इमेज क्या हो रही है, एनलार्ज बन रही है। अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आई, अगर 1, ये कौन सा केस है, ये वो केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कनकेव मिरर। वहाँ पे इमेज एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन जाता है, दोनों आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनते हैं, उन दोनों का साइज बराबर होता है। तो दैट केस इज द केस ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, क्योंकि वहाँ पे तो -1 होगा ना, बिकॉज वो रियल इमेज है, क्योंकि वो इन्वर्टेड होती है। इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड अगर m की वैल्यू 1 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो डिमिनिश्ड केस हो जाता है, जहाँ पर इमेज जो होती है क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी का इमेज जो है वो 1/5 है, इसका मतलब अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1/5 है तो इसका मतलब हुआ कि इमेज इज़ 5 टाइम्स लेसर, लाइक 5 टाइम्स स्मॉलर, 5 गुना कम है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर।
मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड से आप कैसे जज करते हो? तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के दो कंसेप्ट हैं, एक उसका साइन, एक उसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों से आप क्या समझते हो? आई होप आप ये सब नोट करते जा रहे होगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक मैं हॉलो शेल ले लेता हूँ, ठीक है। इस हॉलो शेल में मुझे क्या करना है? अगर मुझे एक मिरर लेना है, ठीक है, तो इस हॉलो शेल का एक सेंटर होगा, सेंटर सी। और अगर मैं एक मिरर मान लूँ ये इतनी दूर का, ये मिरर मैंने यहाँ से कट कर लिया, इसको ज्वाइन कर दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो शेल ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो ये मिड पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज कॉल्ड आर। तो ये जो फोकल लेंथ होता है दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या ये फॉर्मूला होता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखा है कि अलग अलग मिरर्स के लिए क्या क्या होगा। तो कनकेव मिरर के लिए ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ इस साइड होता है, दिस इज नेगेटिव, एंड एक कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इस साइड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसलिए कनकेव मिरर के सामने एफ इक्वल टू माइनस आर बाई टू लिखा है और कन्वेक्स के सामने प्लस आर बाई टू लिखा है, ठीक है। और कनकेव मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं। समझ में आ गया? बस एक केस होता है जहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, दैट इज़ द लास्ट केस वेयर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। और क्या होता है? और इमेज एनलार्ज्ड बनता है, ठीक है, जो कि एग्जांपल होता है शेविंग मिरर का। शेविंग मिरर में क्या होता है? हमारा जो इमेज होता है वो एनलार्ज दिखता है, दैट इज़ द केस ऑफ कनकेव मिरर जहाँ पे वर्चुअल इमेज बने। द नेक्स्ट केस इज कन्वेक्स मिरर, उसमें वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनेगा। आप प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है, व्हेन अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द अदर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि एक इंसिडेंट रे जो है वो जा रही है एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? इसकी ओरिजिनल पाथ ये थी, ये इसकी ओरिजिनल पाथ थी, लेकिन ये क्या हो गई? इधर डेविएट कर गई। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि जो डेंसर मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज μ1, तो μ21 इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये? स्नेल्स लॉ। अब इसको कैसे समझना है? साइन आई बाई साइन आर को ऐसे मत रटो, आप पहले याद रखो कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका एंगल डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका एंगल। तो किस मीडियम से लाइट आ रही है? रेयरर मीडियम से आ रही है। रेयरर मीडियम में कौन सा एंगल है? आई है। तो इसलिए साइन आई अपॉन किस मीडियम में लाइट जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, वहाँ पे कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसलिए साइन आर। तो किसी भी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के लिए साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दो मीडियम्स के लिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि μ21 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 के बराबर। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुझे डिफाइन करना हो वो क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो। ये सबसे पहली बात क्या है? ये एक रेशियो है, ठीक है, ये यूनिटलेस है। क्या है ये? यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है c बाई वी। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं
उसके अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उस मीडियम में लाइट की मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर दूंगा लाइट की स्पीड से उस मीडियम के, तब मुझे क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि एक यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ मीडियम है, इंटरफेस जिसको कहते हैं, तो मान लो अगर ऊपर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे वाले का μ2 है, अगर ऊपर वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है और नीचे वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, तो और यहाँ पे लैम्डा उसका वेवलेंथ भी दे रखा है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। नोट करिए कि यहाँ पर म्यू जो है, म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा है लाइट की तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, क्योंकि v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी और लैम्डा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेंस फार्मूला पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इज लेंस फार्मूला, सेम एज मिरर्स फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v, बस वहाँ पे प्लस 1/u होता है, यहाँ पे माइनस 1/u हो जाता है। ठीक है, सिमिलर फार्मूला। और यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन हम सेम ही फॉलो करेंगे जो कि हम मिरर फार्मूला में फॉलो करते थे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर्स फार्मूला में क्या था, -v/u, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +v/u, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पावर ऑफ लेंस। ये टॉपिक है जो कि लेंस के पावर में यूज़ होता है। आप सब लोग में भी बहुत सारे होंगे लोग जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं, हर स्पेक्स का पावर होता है ना, कहते हैं कि +2.5 है, +5.5, 5.75 है, 1.5 है, जिनको नई चश्मा लगता है वो 0.75 यूज़ करते हैं, बहुत लोगों के नेगेटिव पावर्स होते हैं। तो पावर होता क्या है, हर लेंस का एक पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू मैं मीटर में रख दूँ तो 1/f होगा, अगर सेंटीमीटर में रखूँ तो चेंज करना पड़ेगा, ऊपर 100 कर देते हैं। ऑफ कोर्स समझ में आ गई बात आपको। यूनिट डायप्टर्स होते हैं। अगर पावर निकालना है कनकेव लेंस का, तो कनकेव लेंस का नेगेटिव पावर होता है क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का निकालना है तो पॉजिटिव निकलेगा बिकॉज उसका क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब द लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, और क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करने की जगह वापस डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। दिस इज कॉल्ड TIR। तो TIR का कंसेप्ट क्या है, कब कंडीशन क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये सबसे पहला कंडीशन है कि हमेशा लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो सबसे पहले ये वाला केस देखो, जहाँ पर एक इंसिडेंट रे डेंसर से जा रही है एक एंगल B पर और इधर से निकल रही है किसी एंगल A पर। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा इंसिडेंट एंगल यहाँ पर सेट करूँ जिस पर ये रे इधर आए, शिफ्ट होते होते सरफेस के एकदम पैरेलल हो जाए, दैट इज क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस केस में जो इंसिडेंट एंगल बनेगा डेंसर मीडियम में, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देंगे तो लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्शन की जगह क्या करने लगेगा, रिफ्लेक्शन करने लगेगा और वापस उसी मीडियम में अंदर आ जाएगा बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा रिफ्रैक्शन जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगा, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, TIR। अब क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, बस वही सेम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो μ12 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करेंगे, जिधर एंगल क्या हो रहा है, जिधर जा रही है रे, ठीक है, और जिधर से आ रही है, इस चीज़ को समझने के लिए साइन 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 90 डिग्री अपॉन में साइन C। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो साइन C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 μ12 आ जाएगी, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 μ12। ठीक है, तो दिस इज क्रिटिकल एंगल्स फॉर्मूला, एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लिस्ट है वो ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में वील सी इनटू द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल PYQs ऑफ
light's reflection and refraction chapter. Let's begin. Let's start with the previous year questions. और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है the absolute refractive index of glass and water are 1.5 and 1.33 respectively. In which medium does light travel faster? Calculate the ratio of speeds of light in the two media. सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज़ इक्वल टू सी बाई वी. तो यहाँ से कंसेप्ट बनता है कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं द मीडियम जिसमें लाइट फास्टर चलेगा. लाइट फास्टर इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ज़्यादा. वेलोसिटी ज़्यादा मतलब म्यू कम. और आप यहाँ पे देख सकते हो गिवन में क्या क्या है. गिवन में है म्यू ऑफ ग्लास. म्यू ऑफ ग्लास कितना है? 1.5. और म्यू ऑफ वाटर कितना है? 1.33. तो इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा? म्यू कम किसका है? वाटर का. तो क्या हो जाएगा आंसर? लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन वाटर. कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्यों वाटर में फास्टर चलेगा? बिकॉज वेलोसिटी ज़्यादा तो म्यू कम. ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा. मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ. ये वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडिया. तो वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन. तो लेट्स कैलकुलेट इट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. You can find the either way. You can also find velocity of light in water upon velocity of light in glass. But हम क्यों निकाल रहे हैं glass upon water? Because in question the first is glass and then it's water. तो we are finding it in that way. तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो अगर मुझे velocity निकालनी है तो क्या हो जाएगा? C by mu हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C by mu of glass upon में C by mu of water. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? C और C एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ से फॉर्मूला और क्या बन जाएगा? म्यू ऑफ वाटर अपॉन में म्यू ऑफ ग्लास. दिस विल बी इक्वल टू 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5. एंड व्हेन यू विल डू इट ऑन कैलकुलेटर 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5 द आंसर विल बी 0.8866. So this will be the ratio of what? The speed of lights in the two media. So this is the answer for this question. A very easy one. Let's go to the second question. So now we come to the next question. Let's read the second question and we'll answer it. An object of height 10 centimeter. सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे given. Given क्या क्या है? तो height of object is 10 centimeter. Is placed 25 centimeter away from the optical center of a converging lens. What is a converging lens? A convex lens. A convex lens. मतलब इस लेंस की बात हो रही है. ठीक है. तो अगर मैं इमेज बनाना ऑब्जेक्ट बनना चाहूँ यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा दैट इज एट 25 सेंटीमीटर. तो यू कितना है? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. सिंस रेज इधर से निकलेंगी तो इधर सब पॉजिटिव तो इसके अपोजिट साइड में यू क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर. कन्वर्जिंग लेंस है. इसका फोकल लेंथ इधर आएगा. फोकल लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? +15 सेंटीमीटर इसलिए होगा बिकॉज फोकल लेंथ इस साइड है तो ये इसलिए प्लस में आएगा. कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड. तो यहाँ पे क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज निकालनी है एंड वी दैट इज क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमें 1/v निकालना है तो 1/v को इधर ही रहने देंगे और 1/u को उधर भेज देंगे. तो 1/f प्लस 1/u तो क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/-25. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल के आती है? +37.5 सेंटीमीटर. ठीक है.
ये होगा इसका यहाँ पे v। बात समझ में आ गई? आप इसको बॉक्स में भी कर सकते हो। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये आपका पहला आंसर हो गया, दैट इज इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर प्लस में। दैट इज इमेज इस साइड बनेगी, इस साइड इमेज बनेगी एंड 37.5 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर बनेगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, दैट इज हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। तो अब इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस के लिए क्या होता है v/u होता है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हम इस वाले पार्ट को भी यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज क्या करना है, हमें निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और 10 के आगे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और v की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 37.5, और u की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है -25 है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, जब आप इसको कैंसिल करके जब सॉल्व करके निकालोगे तो ये आएगा -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो -15 सेंटीमीटर आ गया। इससे आप क्या समझोगे, सबसे पहली बात कि इमेज की हाइट कितनी 15 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका दूसरा आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन को देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले मैंने गिवन निकाला, फिर मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज़ रखी, v की वैल्यू निकाली। सेकेंड फार्मूला हमने मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया, मैग्नीफिकेशन के दोनों फार्मूला में रखकर हाइट ऑफ इमेज निकाल दी, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, ये ऑफ कोर्स आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आप ये कर लोगे, आपको पता है पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, आप इसका यूनिट लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। लेट्स गो ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर, एफ इज क्या है -10 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर। अब यहाँ पे जब फोकल लेंथ -10 आ गया, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ माइनस कब होता है, व्हेन इट्स अ कनकेव लेंस। कनकेव में क्या होता है, ये फोकल लेंथ होता है इधर, तो ये नेगेटिव होता है, इसीलिए ये क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसका नेचर क्या हो जाएगा, अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यहाँ पे इसका पहला पार्ट हो गया, नेचर ऑफ लेंस बता दिया। पावर बताना है, तो पावर क्या होता है 100 अपॉन में f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे रखेंगे 100 और फोकल लेंथ कितना रखेंगे -10, तो यहाँ से इसका पावर कितना आ जाएगा, ये आ गया -10 डायप्टर। बात समझ में आ गई, कनकेव मेरा लेंस है ये, और इसका पावर कितना आ गया -10 डायप्टर आ गया। ठीक है, वी हैव सॉल्व दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, फाइंडिंग इट्स पावर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब ये क्या दे रखा है, u दे रखा है, एंड u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो u क्या हो गया -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। अब मैग्नीफिकेशन का मुझे फॉर्मूला पता है कि v/u होता है, तो मतलब मुझे v भी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो v है नहीं, तो v यहीं से हमें निकालना पड़ेगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और यहाँ पे f की वैल्यू हम रख देंगे, f की वैल्यू -10 है, तो 1 अपॉन -10 प्लस 1 अपॉन -20। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू,
v की वैल्यू आएगी 6.67 सेंटीमीटर्स। ये v की वैल्यू आ गई। अब इससे हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, v बाई यू। v की वैल्यू हो जाएगी -6.67 और u की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया, सबसे पहली बात क्या है कि m की वैल्यू है पॉजिटिव। m की वैल्यू पॉजिटिव का इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। बात समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। m की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट इरेक्ट है। ठीक है, और 1/3 है मतलब 1 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, डिमिनिश्ड है। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। समझ में आ गया, ये हो गए इसके इतने कंसेप्ट कि m की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी कितनी, 1/3, और 1/3 से हमने इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी। बात समझ में आई, दिस इज द कंसेप्ट। Now let's get on to the next question, the fourth question, which is from the mirror's formula. A concave mirror produces a real image 24 centimeter in front of it when the object is placed at 60 centimeter. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के आगे इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर जब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में क्या है, u जो है वो 60 सेंटीमीटर है। सिंस रेज इधर जा रही हैं, ऑब्जेक्ट इधर है, तो u मुझे इधर है, मतलब ये नेगेटिव होगा। तो u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। v क्या है, v जो है इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नोट करो, इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इमेज भी यहीं कहीं बन रही है रियल में। तो इसको भी मुझे अगर मेजर करना है तो इधर ही जाना पड़ेगा। तो इमेज भी कितना है, -24 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, बहुत ईजी सवाल है। अगर बोर्ड्स में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो मतलब ये तो गलत आप नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ साइन इन कन्वेंशन। मिरर्स फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। मुझे क्या निकालना है, 1/f ही निकालना है। तो 1/v में क्या रख दूंगा, -24 और +1/-60। ठीक है, यहाँ से आप जब f की वैल्यू निकालोगे तो f की वैल्यू आएगी -17.14 अप्रॉक्स। ठीक है, ये होगी किसकी वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू होगी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। एंड इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज the sign convention. So let's get on to the next question. तो ये है 5th क्वेश्चन और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कन्वेक्स मिरर हमारा ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे है अ कन्वेक्स मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। आपको पता है r और f में एक ही फॉर्मूला होता है, r = 2f। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, r/2, तो 40/2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। और इसका फोकल लेंथ हमेशा प्लस में आएगा 20 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका फोकल साइड इस साइड होता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रखूँ तो डायरेक्शन ऑफ रेज इधर जाएंगी, तो इस साइड पॉजिटिव होगा। तो इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर एज एक्सपेक्टेड। आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, इमेज डिस्टेंस। मतलब मिरर्स फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अब इस बार हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है। क्या निकालना है हमें, 1/v निकालना है। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। तो 1/f की वैल्यू है 20 -1/-20। तो ये क्या हो जाएगा, 1/20
प्लस 1/20। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2/20 दैट इज़ 1/10। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आ गया। तो आपके दोनों आंसर्स आ गए। आपका पहला क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ वॉज +20 सेंटीमीटर एंड v की वैल्यू इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया कन्वेक्स मिरर पे मिरर्स फॉर्मूला। मैं PYQs में हर वो सवाल टच कर रहा हूँ जो कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड हो एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हैं। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +2। क्वेश्चन में मिरर स्पेसिफाई नहीं किया है, बस दिया है कि मैग्निफिकेशन इज +2। मैग्निफिकेशन क्या दिया है? +2। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? ईदर इट इज़ अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका साइन और एक इसका मैग्नीट्यूड। इसका साइन क्या है? इसका साइन है पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो जब साइन पॉजिटिव हो गया इसका मतलब हो गया कि इमेज क्या है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो आप इससे क्या समझोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट तो दोनों केस में बनता है, कनकेव मिरर में भी, कन्वेक्स मिरर में भी। बट मैग्नीट्यूड जब आप देखोगे कि द मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हो गया कि ये क्या है? एनलार्ज्ड है। तब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा केस है? ये है कनकेव मिरर वाला केस है। बिकॉज कन्वेक्स मिरर में एनलार्ज्ड इमेज तो बन ही नहीं सकता। हर केस में क्या होता है? इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 1, विच शोज दैट द इमेज इज एनलार्ज्ड। इसका मतलब है कि कौन सा मिरर है यहाँ पर? कनकेव मिरर है। ठीक है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू गेट दिस मैग्निफिकेशन? आपको पता है कि कनकेव मिरर में एक ही केस होता है जहाँ पर क्या बनता है? आपका एनलार्ज्ड इमेज और वर्चुअल इमेज बनता है। दैट इज़ द केस वेयर, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस बना दूँ तो इनके बीच में बनने वाला जो इमेज होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इनके बनने वाला जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा और एनलार्ज्ड होगा। तो दिस इज़ द केस when object is between focus and pole. This is the answer. ठीक है। So this is just a pure theoretical knowledge question. अगर आपको मेरे बताए हुए फॉर्मूला लिस्ट में से मैग्निफिकेशन वाले पार्ट का वो 2 पॉइंट याद रहेगा तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन एंड आप फुल्ली स्कोर कर लोगे। Now let's get to the not the last, next question. Next question हम रीड करते हैं। A ray of light enters from air into water. ये एक किसका केस है? ये रिफ्रैक्शन का केस है। तो let's draw the diagram. ये हमने इंटरफेस बना दिया, ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया और लाइट इधर से क्या हो रही है? इंटर कर रही है। तो और इस क्वेश्चन में क्या कहा है? मेक इन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये क्या है? 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दे रखा है? 1.33। हमें ऑलरेडी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें एंगल ऑफ, ये इसका ओरिजिनल पाथ था तो ये कहीं ऐसे बीच में बेंड हो जाएगी, ये आर हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑफकोर्स हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि आप हमेशा यूज़ करना। सिंपल फॉर्मूला, कोई साइन आई बाई साइन आर वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है, एक लाइन में आप फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। स्नेल्स लॉ आप यहाँ पे लगाओगे। कैसे लगाओगे? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो रेयर मीडियम में देखो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर जो एंगल लिखा हुआ है, ऊपर कौन सा एंगल लिखा है 45 डिग्री वाला एंगल, उसका साइन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा म्यू ऑफ ए इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है, म्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा कि अब इसको मैं इक्वेट करूँगा नीचे वाले प्रोडक्ट से। नीचे में प्रोडक्ट किसका, म्यू ऑफ वाटर इंटू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर, क्या, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आर, ठीक है। यहाँ पे शायद जो इसका वैल्यू है वो प्रिडिक्ट हो गया था, तो अभी वो हट चुका है। हमें क्या निकालना है, साइन आर निकालना है। तो साइन आर निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू ऑफ ए इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन में म्यू ऑफ वाटर। तो अभी आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, म्यू ऑफ ए कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा 1.33, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स में हम रख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1.33। इसको आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, एंड आर की वैल्यू मैं अभी निकाल देता हूँ, सिंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके नहीं रखा है तो आई नीड टू सॉल्व इट। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो होगी 32.1 डिग्री, ठीक है। आप इसको जब कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर में जिसमें भी आप अगर इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32.1 डिग्री या फिर अप्रॉक्स 32 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, एंड आपको इस क्वेश्चन में मैंने समझाया कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्रिटिकल एंगल का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। क्रिटिकल एंगल मतलब हमेशा याद रखना कि एक डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये एक इंटरफेस है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो ग्लास से लाइट ये जा रही है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया मैंने, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। तो अब ये यहाँ से जैसे लाइट जा रही है विथ क्रिटिकल एंगल ऑफ 42 डिग्री, कितना है क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। जब लाइट यहाँ से जा रही है क्रिटिकल एंगल पे जाएगी तो रिफ्रैक्शन कितने पर हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगा। ऑफ कोर्स यू नो दिस। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे म्यू ग्लास निकालना है और ये म्यू वाटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब हुआ म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ GW। बात समझ में आ गई, ये आपको निकालना है। तो अब देखो इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, कुछ मत लगाओ, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्रिटिकल एंगल का अलग से, स्नेल्स लॉ लगाओ जैसे अभी सिखाया हमने पहले, ठीक है। क्या करना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ये एंगल, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। क्या करना है, देखो म्यू ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय साइन 42 डिग्री, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। आप यहाँ पे रखोगे और आपको निकालना क्या है, ये रिक्वायर्ड है, क्या है ये रिक्वायर्ड है। तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन में म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन में साइन 42 डिग्री। साइन 90 1 होता है और साइन 42 डिग्री आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालोगे
म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा 1/sin 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से 0.6691 आएगी, 1/0.6691 की वैल्यू आएगी 1.495 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे बोर्ड्स में। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आया था 2021 में। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर passes through medium A, refractive index of A is 1.50, enters medium B 1.33 and then goes into C. If this ray emerges out in air from C, then which of the following pairs of media the bending of the light is least? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि यहाँ पर एयर है, ये हो गया मीडियम ए, ये हो गया मीडियम बी, ये हो गया मीडियम सी, और ये फिर हो गया एयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 1.50। बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, 1.33। और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, 2.42। और एयर का वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और पूछ रहा है कि किस बार रिफ्रैक्शन में लाइट लीस्ट बेंडिंग करेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट एन इंटरफेस। ठीक है, when two media have very close refractive indices, the ray bends least at that interface। क्या कह रहा है कि जिस इंटरफेस के अबाउट डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहाँ पे बेंडिंग सबसे कम होगी। समझ में? इमेजिन करो कि अगर दो मीडियम हैं, अगर उन दोनों के म्यू सेम होते हैं तो वो दो मीडियम कहाँ हुए, वो तो एक ही मीडियम हुआ ना, वहाँ पे तो लाइट डायरेक्ट चली जाएगी। तो जैसे जैसे म्यू में डिफरेंस आएगा वैसे वैसे बेंडिंग बढ़ेगी। अगर दोनों का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रख दूँ तो दोनों में बराबर जाएगा। अगर मैं 1 से इसको 1.5 कर दूँ, थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। अब थोड़ी सी लाइट क्या हो जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी। मैं 1.5 से 2 कर दूँ तो थोड़ा और बेंड हो जाएगा, 3 कर दूँ तो थोड़ा और बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग जो है वो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये आप एक बार निकाल लो। अब देख लो एन ऑफ ए क्या है, 1.50 है, 1 ये ऐसे है, तो यहाँ पे कैसे आप निकालोगे। देखो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, मॉड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ऑफकोर्स साइन हमें नहीं चाहिए उसका। 1.50 1.33, इसका मॉड क्या हो जाएगा, 0.17। एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1.33 माइनस 2.42, ये कितना आ जाएगा, 1.09। और एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए, या फिर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ सी कर लो, ये क्या हो जाएगा, 1.50 माइनस 2.42, ये कितना आ जाएगा, 0.92। आप देख रहे हो डिफरेंस किस केस में सबसे कम है, देख रहे हैं ना कि डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे तक कम कहाँ पर है, 0.17। तो क्या हो जाएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ लिख देता हूँ आंसर, द
bending of light is least at the interface between medium A and B. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस वॉज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन विच केम इन 2021 एंड ये इसका कंसेप्ट होता है, ये इसका कंसेप्ट है. ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसके कंसेप्ट को एक बॉक्स में बंद कर दूंगा. ठीक है, आप जब नोट्स बनाओगे ना तो आपके नोट्स में भी ऐसा होना चाहिए, कुछ चीज़ें बॉक्स में होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए, जिससे आपको वो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाए. ठीक है, आई होप आई हैव जस्टिफाइड द क्वेश्चन. अभी हम एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा डर लगता है बिकॉज एक दो लाइंस की वजह से पूरा क्वेश्चन हम देख के तो लगता है कि बहुत आसान है, मिरर्स फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला लगाना है, बट उसके एक पर्टिकुलर लाइन से हम डर जाते हैं एंड क्वेश्चन छोड़ देते हैं. 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter is covered with a black paper. So let's draw it. ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, और ये क्या कह रहा है कि ये ब्लैक से थोड़ा, इसको पेपर से हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कन्वेक्स लेंस को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दूँ तो क्या उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? क्या ब्लैक पेपर से किसी को रैप करने से उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? नहीं, फोकल लेंथ तो वही रहेगा. फोकल लेंथ इधर रहेगा और वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. फोकल लेंथ क्या लिख दूँ, +10 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर. कुछ भी नहीं करना है, वही सेम 1/f 1/v - 1/u. यहाँ से मैं क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो 1/f + 1/u 1/10 + 1/-30. यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा है कि कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज, या फिर आप कहो क्वेश्चन पूछो कि इस ब्लैक पेपर से करने से डिफरेंस क्या हुआ. डिफरेंस हुआ क्या कि अगर आप ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखोगे तो रेज जो है वो सिर्फ इस पार्ट ऑफ लेंस से ही जा रही हैं. ये वाला पार्ट ऑफ लेंस क्या है, ब्लॉक्ड है. तो मतलब जो रेज इमेज बनाने के लिए जा रही हैं वो 50% कम जा रही हैं. 50% रेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. मतलब इमेज इज फॉर्म्ड ओनली बाय 50% रेज. तो इससे इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि क्या डिफरेंस हुआ ब्लैक पेपर से रैप करने से हाफ लेंस को. इससे हुआ कि द ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीज्ड. समझ में आया क्या हो गया इससे डिफरेंस, द ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीज्ड. बस यही एक डिफरेंस आया. एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो द क्वेश्चन सीरीज एंड्स हियर, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय.